नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल का जो मामला है वो लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कई सारी चीज़ें जो हैं अब इसको लेकर के सामने आ रही है और ऐसे में कुछ दिनों पहले ही असली वर्सेस नकली जो अभ्यर्थियों का मामला जो है वो सामने आया था, यानी कि जेएसएससी सीजीएल के असली अभ्यर्थी वर्सेस नकली अभ्यर्थी। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले सीएम मुख्यमंत्री से कुछ अभ्यर्थियों ने मुलाकात की थी और जल्द से जल्द जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा का रिजल्ट प्रकाशित करने की गुहार लगाई गई थी, जिसके बाद से जिन छात्रों ने सीएम से मुलाकात की थी उन छात्रों के कई सारे फोटोज को सोशल मीडिया पर डाल करके बताया गया कि ये छात्र जो है वो नकली छात्र हैं और इनके पास ना तो एडमिट कार्ड है और ना ही इन्होंने परीक्षा दी है। कई सारे वीडियोस जो हैं वो भी वायरल हुए हैं और सबसे पहले हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए जो लोग जुड़े हैं उनसे चर्चा तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक वीडियो जो है ऑडियो के साथ हम अपने दर्शकों को सुनाएंगे कि कैसे नकली अभ्यर्थियों का वीडियो जो है वो असली अभ्यर्थियों ने बनाया था और इस पूरे मामले को लेकर के कई तस्वीरें भी प्रकाशित की थी। सबसे पहले मैं अपने पैनल में मौजूद लोगों से चाहूंगी कि वो लोग उस वीडियो को एक बार प्ले करके हमारे दर्शकों को सुनाइए। रुको रुको खाली तुम लोग बताओ कौन लाया था। कौन बुलाया? बोला बोलो। करमटोली चौक पर सावत है। तुम लोग एडमिट कार्ड दिखाओ यार, जैसा सीजीएल का बस। लड़का दिख रहा है। बात कर रहा है तुम बता ना, तुम लोग को जाते क्या दिक्कत? पूछने लोग को थोड़ी ना कोनो बोल रहे हैं हम लोग। तुम लोग बता ना खाली कहाँ गया था, ईमानदारी से बता दो बस। हम लोग अरे वहीं गया था, कहाँ जा गया? ना कुछ नहीं, सुनिए ना एगो वीडियो बनाई है कि लोग एग्जाम नहीं दिया था, बोला वीडियो बनाई है ना, तो एडमिट कार्ड दिखाओ बाबू। तुम लोग जाओ एडमिट कार्ड दिखाओ। कहाँ दिखाओ। तुम लोग बोला ना यार कि रिजल्ट मांगने गया था ना तुम लोग, तो खाली एडमिट कार्ड दिखाओ कि हाँ तुम लोग एग्जाम दिया था। तुम लोग वीडियो दिखे रहा है। और बुलान यार, बुलान कौन कौन, जैसे कौन इस सब का, हाँ कौन बुलाया था? मुख्यमंत्री तू लोग के बुलाया कि कोई स्पेशल बना इरफान अंसारी बुलाया है तू लोग के कि बना गुप्ता बुलाया है? तुम लोग कहाँ आया था? तुम लोग कहाँ आया था? तुम लोग ये सब मुख्यमंत्री आवास आया था, हम जान रहे हैं, ठीक है। बात रहा ये सब बच्चा है, ठीक है, ये सब को ठग ठग के लाया गया है। कहीं नहीं जाएगा। सुनो एडमिट कार्ड दिखा दो इसका, जवाब बोलो तुम लोग कहे गया था। बुला पुलिस को, बुला पुलिस। इधर चलो, इधर चलो, पुलिस को फोन करें, पुलिस को बुलाओ ना। तुम लोग नहीं ठीक है, छोड़ो। तुम लोग एग्जाम दिया था, खाली बताओ जितना क्वेश्चन पूछा जाए। रुकिए जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया था तुम लोग? नहीं दिया था, सब कोई बताओ। तुम दिया था बाबू? तू लोग एकदम बोलो। दिया था बाबू? नहीं दिए। नहीं दिया। कहा गया? कौन लाया था? कौन से बता दो। रिजल्ट देने कहा गया था। अरे भाई सुनो, कौन बुलाया था? कौन बुलाया था रिजल्ट मांगने के लोग को? हाँ? लाइब्रेरी सर लड़का लोग बुला ना, बता दो, चल जाओ। तुम लोग कहाँ बोलो ये तो तुम कोई दिक्कत नहीं, तुम कोई दिक्कत नहीं। वीडियो पर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग बोलो। एक थप्पड़ लगाएंगे। नहीं मारपीट ना करना है किसी से। हाँ। बढ़िया करो ना, एकदम आवाज है। हाँ सामने जाइए ना। बोलो ना भाई, तुमको कुछ नहीं होगा। हम लोग छोड़ देंगे। अरे हम लोग तुम लोग को कुछ नहीं। फिर से बोलो, नहीं रिकॉर्डिंग। सीजीएल और जो है उसके अभ्यर्थी असली वर्सेस नकली की लड़ाई देखने को मिली और इस वीडियो में साफ तौर पे जो असली अभ्यर्थी हैं, असली का अभ्यर्थी कहने का मतलब है कि जिन्होंने असल में परीक्षा दी है और जिन्हें उम्मीद है कि सरकार इस पर असल फैसला लेगी, लेकिन जो नकली अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद रिजल्ट प्रकाशित
प्रकाशित करने की मांग की है। कई सारी तस्वीरें जो है वो भी हम एक एक करके फ्लैश करेंगे और वो भी दर्शकों को दिखाएंगे। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा के लिए कहकसा जुड़ चुकी हैं और साथ ही हनी भी जुड़ी हुई हैं और हमारे साथ छात्र रवि भी जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही छात्र भी हैं और इस परीक्षा को लेकर के काफ़ी दिनों से आंदोलन भी कर रहे हैं। सबसे पहले कहकसा आपके पास आएंगे, चूंकि पहले भी लाइव इंडिया ने आपसे बातचीत की है। अब ये जो मामला है JSSC CGL का, ये अलग लेवल का तूल पकड़ रहा है। इरफान अंसारी ने कल स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि रिजल्ट तो प्रकाशित होगा। ये वही इरफान अंसारी हैं जो जब विधायक हुआ करते थे तो आंदोलनकारियों के बीच, छात्रों के बीच जाते थे और अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करते थे। लेकिन आज मंत्री बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट कर दिया है कि रिजल्ट जरूर प्रकाशित होगा और ये असली वर्सेस नकली की जो लड़ाई है वो भी काफी तुल पकड़ रही है। कहकसा, कैसे आप देखती हैं दोनों चीजों को? जी, ये असली वर्सेस नकली की जो लड़ाई है और जो आपने टाइटल रखा है असली वर्सेस नकली, बेसिकली आप ये समझिए कि यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री को जो ज्ञापन सौंपने गए थे उनका धन्यवाद करने के लिए गए थे, जब हमने पता लगाया कि वो ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जिन्हें ये एग्ज़ाम फेयर तरीके से कंडक्ट होता नज़र आया है या फिर जिन्हें सरकार की जो फेयर कंडक्शन की जो पॉलिसी है या जिस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है किस तरीके से फेयर लगा है, जब हमने जांच पड़ताल की तो हमें ये पता चला कि जितने स्टूडेंट्स हैं ये सारे के सारे JMM के कार्यकर्ता हैं। इनका JSSC एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, ये एक्टिव स्टूडेंट्स भी नहीं रहे हैं। और कई लोगों की तो फेसबुक हमने देखे, उन फेसबुक पे हमने ये देखा कि इन लोगों की जो फ़ोटो है, तस्वीरें हैं, वो मुख्यमंत्री के साथ जो है वो देखी गई है। मुख्यमंत्री के साथ इन्होंने अपनी तस्वीरें साझा की हुई हैं। अब ये बताइए कि इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, लो लेवल की पॉलिटिक्स और गंदी पॉलिटिक्स, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को ये अपनी इमेज जो है वो छुपाएं। अभी इलेक्शंस का टाइम है, अभी लोग वोट करने वाले हैं। लोग वोट करने के पहले क्या होता है कि इस तरह का माहौल बनाया जाता है। आप 5 साल में जैसे कि आप कार्यकाल देखें इनका मुख्यमंत्री का, झारखंड के युवाओं को सशक्त बनाने का वादा किया, इन्होंने स्किल डेवलपमेंट का वादा किया, इन्होंने पलायन को रोकने का वादा किया, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को के खिलाफ जो नीतियाँ, मतलब जिसमें डिस्प्लेसमेंट के वजह से जो लोग विस्थापित हुए हैं उनके जो नीतियाँ, जो स्पेशली आदिवासी हैं उनकी नीतियों के बारे में जब बात होती है तो पुनर्वास की नीतियाँ इनकी लागू नहीं होती हैं। या और भी आप देखिए जो बेरोजगारी की समस्या है यूथ में, इसका है कि आप समझिए कि झारखंड इज़ नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। जब व्हेन इट कम्स टू पॉवर्टी झारखंड इज़ नंबर 1। व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन झारखंड जो है पीछे से आपको दिखेगा कि यहाँ की अशिक्षा की कमी है। तो 5 सालों में सरकार ने क्यों नहीं इन मुद्दों पर काम किया? सरकार ने क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिया? सरकार ने क्यों नहीं झारखंड की दशा और दशा बदलने की? तो मेरा साफ सवाल है कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो अभ्यर्थी मुझे सुन रहे हैं, जब आपके सामने सारी चीज़ें दिखती हैं, जब सारी चीज़ें वादे हो जाती हैं और जब साफ तौर पर ये रिफ्लेक्ट होता है कि गवर्नमेंट जो है वो नाकाम साबित हुई है, आप क्यों नहीं अपनी डिमांड्स को लेके सजग होते, क्यों नहीं अपनी डिमांड्स को लेके आवाज़ उठाते और क्यों नहीं आगे आते हैं और एक पहल करते हैं? जी बिल्कुल कहकसा, आपने सही कहा। इस वक्त भी आपका आंदोलन जारी है, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। आप अभी भी धरने पर बैठी हुई हैं, आपके पीछे जो है वो बैनर पोस्टर भी लगे हुए हैं। सवाल अब ये भी रहेगा कि इरफान अंसारी ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया है एक मीडिया चैनल से बातचीत करते हुए कि रिजल्ट जो है वो जल्द ही प्रकाशित होंगे। अब आगे आप लोगों का क्या रुख होगा? चूंकि आंदोलन भी चल रहा है, आप लोगों की ओर से सबूत भी दिखाए जा रहे हैं, लेकिन उसका अभी तक कोई नतीजा जो है वो निकल करके सामने नहीं आया है। हाँ, डेफिनेटली देखिए, इन्होंने तो जल्दबाजी करनी है। इन्होंने रिजल्ट निकाल के बताना है कि सरकार ने किस तरह से एग्ज़ाम करवा दिए। ये जो 2016 से लटका हुआ था 2024 तक, तो किस तरह से इन्होंने रिजल्ट निकाल दिए और एग्ज़ाम कराने की तरफ कवायद इनकी दिख रही है। लेकिन आप ये बताइए कि अगर ये रिज़ल्ट निकल भी जाता है तो क्या ये रिज़ल्ट फ्री एंड फेयर होगा? क्या इस रिज़ल्ट में उन मेरिटोरियस कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होगा जिन्होंने एक्चुअली मेहनत की है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि जो सबूत हमें देखने को मिल रहे हैं पेपर 1 में, जैसे मैंने बताया कि जो इंग्लिश के कॉम्प्रीहेंशन है वो 6 के 6 कॉम्प्रीहेंशंस वो जो है पिछले एग्जाम्स में CGL के ही एग्जाम्स के हैं और वो कॉपी कट पेस्टेड है। दूसरा मैंने बताया पेपर 3 में जितने भी
आपने देखा 72 क्वेश्चंस जो है वो भी कट पेस्टेड एंड रिपीटेड है। फिर मैंने आपको बताया कि जैसे कि पेपर लीक का क्वेश्चंस लीक का मामला सामने आया, 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी लीक थे। अब इन सब डिस्क्रिपेंसीज के बावजूद अगर सरकार रिजल्ट निकालती है और इसे अपनी कामयाबी के तौर पर देखती है, तो ये मेरा सवाल फिर से उन स्टूडेंट्स की तरफ है जो ये जान रहे हैं कि रिजल्ट तरीके से निकाला गया है, और रिजल्ट निकालने के पीछे का मकसद ये है कि जिन स्टूडेंट्स को इन्होंने सीट बेचे हैं उन स्टूडेंट्स को जो है वो सीट्स देने हैं। जो जेएसएससी के एग्जाम कंडक्ट कराती है जो एजेंसी जिसका नाम सतपथ इन्फोसोल प्राइवेट लिमिटेड है, मैंने बताया कि उसको किस तरह से जेएसएससी ने खुद ही डिबार किया और फिर उसी से ये जो है रिजल्ट पब्लिश करा रही है। और हमें तो अब तक ये भी नहीं पता कि इस बार जो जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम है वो किस कंपनी ने, किस हायर्ड कंपनी ने एग्जाम लिया है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है। अब इस तरह से करप्ट रिजल्ट जब आते तो ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को ठगे जाने का काम हो रहा है, और सिर्फ युवाओं के आप समझिए मेरिट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, उनके साथ खेल हो रहा है। ये सब सिर्फ एक आई वॉश है, एक तमाशा है। अगर आज भी हम सजग नहीं होते हैं, अगर आज भी हम नहीं जागते हैं, तो फिर मेरे इतने बोलने के बावजूद, मेरे ये अवेयरनेस, आप ये देखिए कि ये जो बापू वाटिका में हम 2 तारीख से बैठे हुए हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं बैठे कि हम सरकार के खिलाफ कोई बेसिकली एक ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट कर रहे हैं। ये बेसिकली मेरी कवायद है लोगों को अवेयर करने की, स्टूडेंट्स को जगाने की, लोगों के दिलों को मजबूत करने की, को ये समझाने की कि आपकी लड़ाई ये लड़ाई आपकी खुद की है। ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है कि मैं यहाँ पे सिर्फ अकेले बैठी हूँ, या 2-4 शफी भैया है, जैसे शादाब है, और मिथिलेश भैया, 3 कमलेश भैया है। ये सारे 4-5 लोग जो है ये डेली हम आ रहे हैं और इसी तरह से देख रहे हैं कि स्टूडेंट जो है इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। अब ये स्टूडेंट जब इकट्ठा नहीं होते हैं तो फिर जब जो जेएमएन के एफर्ट्स है ये बताने के लिए कि सरकार अच्छा काम कर रही है, उसमें इन्होंने ऑर्गेनाइज तरीके से 100-150 स्टूडेंट्स जो है बुलाए और उनको धन्यवाद करवाया। और फिर कुछ स्टूडेंट्स उसमें से ये भी कह रहे हैं कि जेएसएससी ने बहुत सही तरीके से एग्जाम कराए। तो ये सब इसीलिए है क्योंकि आप खुद बैठे हैं, वो आपके अगेंस्ट इसीलिए चले आते हैं, वो मुख्यमंत्री को इसीलिए धन्यवाद देते हैं क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ नहीं दिखती है। अभी लोग पूजा मनाने में बिजी हैं, लेकिन वो अपने फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। उन्हें पता समझ में नहीं आ रहा है कि आज वो अगर आगे नहीं आते तो उनका भविष्य हमेशा के लिए अंधकार में रहेगा। देखिए, ये आवाज उठाने का मतलब है कि लोगों को समझाना कि आपका पार्टिसिपेशन उतना ही जरूरी है जितना पार्टिसिपेशन आप जैसे पूजा में दिखा रहे हैं या किसी और पर्व त्योहार में दिखाते हैं। वो पार्टिसिपेशन से शायद आपको खुशी मिलेगी, लेकिन इस पार्टिसिपेशन से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपको लगेगा कि आपने सच के लिए, आपने सच का साथ दिया और सच के लिए खड़े हुए। इसी की कवायद में हमने 14 तारीख को 14 अक्टूबर को महाधरने का हमने आयोजन किया है, अर्थात कि इस बापू वाटिका में 11 बजे से हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, जेएसएससी के जितने भी पुतला दहन करेंगे और ये ऐलान करेंगे और ये पैगाम देंगे कि हम अब अन्याय नहीं सहेंगे, हम अब इनजस्टिस नहीं सहेंगे, हम अब करप्ट रिजल्ट्स, करप्ट प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट की अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये मैं खास तौर पे जो लोग आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ बिग डेमोन्स्ट्रेशन, महाधरना 14 तारीख को 11 बजे बापू वाटिका मोराबादी मैदान रांची में। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ जितने भी जिले के ऐलान हैं, किया मेरे है, सारे उम्मीद है हमें कि जो छात्र इस वक्त इस वीडियो को सुनेंगे वो बड़ी संख्या में आपके इस आंदोलन में हिस्सा भी लेंगे। कहकशां हम फिर आपके पास आएंगे, हमारे साथ हनी भी जुड़ी हुई हैं और रवि भी जुड़े हुए हैं, एक एक प्रतिक्रिया उनसे भी लेंगे। हनी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों का हंगामा तो जारी है, लेकिन जो अभ्यर्थी इस आंदोलन में जो अपनी हिस्सेदारी नहीं दे पा रहे, यानी कि जितना जन समर्थन इनका मिलना चाहिए कई छात्र नहीं पहुंच रहे हैं, और यही वजह है कि इस आंदोलन को जितना उग्र होना चाहिए थोड़ा उसमें कमी आ रही है क्योंकि छात्रों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। क्या कुछ कहिएगा आप इस पूरी परीक्षा प्रणाली को लेकर के, और साथ ही जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें छात्रों का समर्थन ही नहीं मिल रहा है? जी बिल्कुल, जैसा कि आप अब तक से जो 21 और 22 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है, और खास करके 22 सितंबर में जो पेपर लीक का मामला सामने आया है, चूंकि नेट बंद कर दिया गया था तो हो सकता है कि 21 तारीख को भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, लेकिन अब नेट बंद कर दिया गया था तो उतनी मात्रा में हमारे पास एविडेंस अभी भी मौजूद है। लेकिन हाँ, पिछले बार की तरह जो 28 जनवरी को एग्जाम हुई थी उसके मामले में थोड़े से कम है, लेकिन
ये तो तय है कि पेपर लीक हुआ है और सरकार इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सरकार को मानना पड़ेगा क्योंकि सच्चाई की ही जीत होती है। अक्सर देखा जा रहा है कि सच्चाई की ही जीत होती है। अक्सर देखा जा रहा है कि सच्चाई की ही जीत होती है। अक्सर देखा बार बार जो इस तरह के रवैये अपना रही है। अब कल तो सरकार ने तो हद ही कर दी। जेएमएम के कार्यकर्ता जो आ गए सीएम आवास और आ करके रिजल्ट प्रकाशित करने के लिए वो मांग कर रहे थे। तो इस तरह से जो होता आ रहा है, क्योंकि इस एग्जाम में 72 क्वेश्चन रिपीटेड हैं और एग्जाम से पहले यानी कि 7 बजे 8 बजे 8:30 बजे से एग्जाम हम लोग का स्टार्ट होने का था, लेकिन 7:30 बजे ही आंसर्स मिल जाते हैं और वो वही आंसर हमारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सरकार की नीति है। सरकार अभी जो ये कह रही है कि रिजल्ट प्रकाशित होगा और इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा, तो सरकार को ये करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से ये सरकार हथकंडे अपना रही है, क्योंकि अभी इलेक्शन भी सर पे है और सरकार का भी ये कार्यकाल खत्म होने को है, तो चाहती है कि जितना हो सके मैं बटोर भी लूं और ये मैया समान योजना दे करके ये फिर बाकी जो झारखंडी है उनको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह से अगर 72 क्वेश्चन अगर रिपीटेड हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 72 क्वेश्चन अगर हम किसी को कह दें और कोई चोरी करने वाला स्टूडेंट है, अगर हम उसे कह दें कि 32 क्वेश्चन जो कि पिछले ईयर इस एग्जाम से क्वेश्चन लिए गए हैं, वो क्वेश्चन तुम कंप्यूटर का इतना क्वेश्चन, मैथ का इतना क्वेश्चन, रीजनिंग का इतना क्वेश्चन, इंग्लिश का इतना क्वेश्चन तुम करके आओगे, तो उनका तो 72 क्वेश्चन तो पूरी तरह पहले से ही बन चुका है। और वहीं देखिए हम वो जो पेपर जो मिला हमें जिसमें आंसर्स लिखे हुए थे, जो स्टूडेंट 7:30 बजे करीब जो फोटो या वीडियो जो वायरल हुआ है, उसमें जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें मैथ के सारे क्वेश्चन नहीं है, कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन नहीं है, वही क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से जो नहीं लिए गए। जैसे कंप्यूटर का 16 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया, तो उस पेपर में मात्र 4 ही क्वेश्चन का आंसर था जो कि प्रीवियस ईयर से नहीं लिया गया। तो ये पूरी एक साजिश है और ये सीट को बेचा जा रहा है। पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये सरकार तो मानेगी नहीं, क्योंकि कभी भी कोई चोरी करके नहीं कहता है कि मैंने चोरी किया है। और हाँ, स्टूडेंट का भी यही है कि पूरी तरह स्टूडेंट तो नहीं जम रही है, क्योंकि अगर स्टूडेंट और भारी मात्रा में आ जाए, क्योंकि 6 लाख सारे स्टूडेंट्स हैं और देखा जाए तो सारे स्टूडेंट एग्जाम में उपस्थित नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी जितना लोगों ने एग्जाम दिया है, जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, अगर सभी आ जाए तो रद्द करना बहुत ही आसान हो जाएगा और हम सच्चाई की ही जीत होगी। क्योंकि जो हेमंत सरकार जो आई हुई है, ये अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रही है इस एग्जाम को, इस रिजल्ट को प्रकाशित करने के लिए। क्योंकि जो लोग सामने आए हैं वीडियो के सामने, वो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो कि कोई 10th का है तो कोई सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, और तो कुछ तो कह रहे हैं कि मैं दीदी लोग के लिए आई हूँ, भैया लोग के लिए आई हूँ, उन लोग के हक के लिए खड़ी हूँ। तो उसमें से जितने बच्चे आए थे, उसमें से 5% भी लोग ऐसे नहीं थे जिन्होंने एग्जाम लिखा है। तो अगर उनके घर से अगर 50 बच्चे आ गए हैं, तो 50 वो बच्चे क्यों नहीं आए जिन्होंने एग्जाम लिखा था? वहां पे तो मात्र 2 या 3 स्टूडेंट बता रहे थे कि मैंने एग्जाम लिखा है। उसमें भी एडमिट कार्ड कोई कह रहा है खुटी का है, तो कोई कह रहा है कि मैंने एग्जाम लिखा है कि नहीं लिखा है। तो फिर ये क्या है? क्योंकि सरकार सोशल मीडिया में ये भी पता लग गया है कि वो लोग जो हैं वो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं। तो इस तरह से अगर सरकार अपने हथकंडे अपना रही है, सरकार इस तरह से सबको झुठला रही है, तो ये नहीं चलेगा। क्योंकि जो भी हमारे साथ हो रहा है, ये 8 साल से ये एग्जाम कंडक्ट करवाने की कोशिश की जा रही है। 17 बार हमें डेट मिल चुका है और हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, डेट आगे बढ़ जाता है, फिर डेट आगे बढ़ जाता है, फिर पेपर एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाता है, हम उतरेंगे, हम छात्र हैं, हमारा काम है पढ़ना, और हम कब तक पढ़ते रहेंगे? 8 साल से अगर एक एग्जाम में हम लोग 8 साल दे रहे हैं, उसमें भी एग्जाम फेयर तरीके से कंडक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर हम अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे, क्या गारंटी कि उसमें 8 साल ये लोग ना लगाएं? अगर एजेंसी है तो उसको पूरी तरह पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेना चाहिए। पिछले बार हमारा डिमांड था सारे स्टूडेंट का एजेंसी बदला जाए, न्यू एजेंसी का गठन किया जाए, लेकिन इस सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। एजेंसी कौन है, क्या है, कोई पता नहीं। अगर ये सरकार एसआईटी का गठन की गई है इस जांच के लिए, अगर हम एसआईटी से संतुष्ट नहीं है तो हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तो अगर सरकार ने पेपर लीक नहीं किया है, तो उसको सीबीआई जांच करवाने में किस चीज का डर लग रहा है? वो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवा रही है? अगर पेपर लीक नहीं करवाया है, आपने स्टूडेंट को नहीं ठगा है, आपने अगर पैसे नहीं लिए हैं, आपने अपनी पेटियां नहीं भरी हैं, तो आप सीबीआई जांच करवाएं। आप क्यों नहीं करवा रहे हैं?
क्योंकि जिस तरह से सरकार ये हमें पूरी जनता को गुमराह कर रही है, इस तरह के हथकंडे अपना रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि पेपर लीक हुआ है। और सरकार को हम पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार जो है उसको ये एग्जाम रद्द करना होगा, क्योंकि हम जो युवा एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से, बहुत ही गरीब घर से आते हैं और लगातार हम पढ़ के अगर हम अपना वक्त सिर्फ बर्बाद करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर कहा जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, तो कैसे इंसान पढ़ लिख के नवाब बनेगा? क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ पढ़ लिख के टाइम जाया हो रहा है और हम लोग फकीर के फकीरी रह रहे हैं। और वो लोग जो सत्ताधारी हैं, जिनको हम एक उम्मीद से, जिस आस से हम उन्हें चुनते हैं, तब तो ताज पे बिठाते हैं, वो इस तरह से हमारे देश को लूटे जा रहे हैं। मतलब हर तरह का घपला होता था। अगर जो माइनिंग में है, कोल माइनिंग का एरिया हो गया तो उसमें घपला होता है। इतनी सारी इंडस्ट्रीज है झारखंड में। झारखंड देखा जाए तो खनिजों के मामले में बहुत ही संपन्न राज्य है, लेकिन यहाँ के लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं और रोजगार की सबसे ज्यादा कमी यहीं पे है, दिक्कत सबसे ज्यादा यहीं पे है, बेरोजगार युवा यहीं पे देखने को मिलते हैं। तो ये क्या रीजन है? ये 5 सालों में ये सरकार की असफलता है कि हम बेरोजगार युवा दर दर एक रोजगार के लिए भटक रहे हैं। और ये सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो बहुत ही दोगला किस्म का सरकार है। एक तरफ तो कहती है कि हम युवा के लिए चिंतनशील हैं, हम इस राज्य के अभ्यर्थियों के लिए चिंतनशील है, मननशील हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के एजेंट हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं अभी अपना एडमिट कार्ड भी दिखाने को तैयार हूं, लेकिन सही कहा हनी कि सरकार को युवाओं के बारे में सोचना चाहिए और क्या वजह है कि सरकार इतने आसान तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। चूंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव भी है और सरकार से जिस तरीके से जेएसएससी सीजीएल के नकली अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है और उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई, खबरें प्रकाशित हुई, तो फिर जो अभ्यर्थी ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास सबूत है और ये जो है अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करके ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, तो उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? ये भी कुछ सवाल है जो सवालों के घेरे में ही है। आप दोनों ही कहकसा और हनी हमारे साथ बने रहिए, रवि भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, चूंकि आपसे सवाल ये होगा कि आप लोग लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आपका प्रतिनिधि मंडल भी मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। फिर अचानक खबरें आती है कि कुछ अभ्यर्थियों ने हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और उनकी ओर से रिजल्ट प्रकाशित करने की बात की जा रही है। और जब असली अभ्यर्थियों को इसकी जानकारी लगती है तो उनकी ओर से जो है वो वीडियो बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया से तस्वीरें निकाली जाती है, सर्किल करके बताया जाता है कि ये जो अभ्यर्थियों ने मुलाकात की है ये अभ्यर्थी नहीं है बल्कि जेएमएम के ही नेता है। तो क्या कभी जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी और शिक्षकों ने हेमंत सोरेन से मुलाकात करके इस परीक्षा को रद्द करने की मांग की है? और अगर की है तो क्या उन्हें मौका मिला है, जो अभ्यर्थी हंगामा कर रहे हैं उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने की? रवि। जोहार झारखंड। हाँ मैम, जैसा ही कल का इंसिडेंट हुआ, जो प्री प्लान वे में बच्चे लोग गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, वहाँ और 1 घंटा भी नहीं हुआ, सारे सोशल मीडिया में ये बात क्लियर हो गई कि वो जो लड़के थे जो मिलने गए थे वो अभ्यर्थी, सोशल मीडिया में ये बात क्लियर हो गई, बोल रहे हैं कि लड़के हम दिए हैं वहाँ पर कोई एग्जाम नहीं। मैं रविवार हूँ 15 पहले ही आपको व्हाट्सएप आपको दे दिया कि मैं खुद कैंडिडेट हूँ, इसलिए आज करने लगे। पर आप ये कल देख ही रहे हैं कि जो जितने प्री प्लान के गए थे माननीय मुख्यमंत्री से मिलने, और जो आपका कहना मैम कि हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किए? देखिए मैम, आप पूरे जो आप देख रहे हैं सिनारियो, जो हम लोग 28 जनवरी से एग्जाम से लेकर और 21 और 22 तारीख को जो एग्जाम, तो आप देखिएगा ये पूरा जो माफिया तंत्र है पूरा झारखंड में, जो हर एग्जाम के प्रति मात्र हम जैसे सीजीएल में बहुत लड़के हैं इसलिए इनका मुद्दा बहुत क्या बोल्डली उठ रहा है, पर ऐसा नहीं है। ये हर एग्जाम होता है, उसमें यही होता है। अभी आपका म्युनिसिपैलिटी का एग्जाम हुआ 921, तो पहले दिन रिजल्ट आया 4 तारीख को और मात्र 90 लोग के लिए है, और कल भी आया है रिजल्ट, कुछ लड़के को आया है। तो आप तो एक तो रिजल्ट निकालते नहीं है, आप रिजल्ट निकालते नहीं है, आपको कटअप नहीं निकालना है,
कितना स्कोर लाए हैं ये नहीं बताए हैं। अभी आपको बोलने में, हमको भी बोलने में ये शर्म लगता है कि किसी पार्टिकुलर के खिलाफ में हम बोल रहे हैं, तो हमको भी शर्म लगता है कि हम किसी पार्टिकुलर के खिलाफ नहीं बोल सकते। पर हम एक छात्र है, भोगी छात्र है, मतलब हम लोग ये पीड़ित छात्र हैं, तो वो अपने दर्द बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो आप ये उसी कर्म में हम लोग किसी के नहीं कर रहे हैं। माननीय इरफान अंसारी जी हमारे यहाँ के क्या कहते हैं ग्रामीण विकास मंत्री हैं, ये पंचायती राज विकास मंत्री हैं। वो डंके की चोट पे बोलते हैं कि किसी का हिम्मत है कि एग्जाम कैंसिल रिजल्ट निकालने से रोक सकता है। ये उतने बड़े पोस्ट पे हैं, माननीय हैं, उनको ये बात कहना शोभा देता है? पहले ये बताइए। और हम उनसे आग्रह कर रहे हैं, तो ये पहले बताइए कि किसी का हिम्मत है कि कैंसिल कर दे। ये एक हमारे माननीय मंत्री का एक स्टेटमेंट होना चाहिए। और ये बात रहता है तो हम आपको नहीं कह रहे हैं कि कैंसिल कर दिए, जो छात्र हैं हम लोग को तो ऐसे भी रोना होगा। अगर एग्जाम कैंसिल होती है तब भी हम लोग को इंतजार करना पड़, जो 8 साल से हम लोग वेट कर रहे हैं उसके बाद भी रोना होगा। अगर रिजल्ट निकलती है तो आप समझ सकते हैं ये 2017 सीट थे जेएसएससी सीजीएल में, वो सारे सचिवालय में बैठेंगे। तो जो लड़के 30 लाख 40 लाख लड़के दे के सचिवालय जैसे पोस्ट पे जाएंगे वो क्या करेंगे? उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका पहला उद्देश्य होगा कि वो 40 और 30 लाख जो पैसे वो इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट मैम, तो उनको कैसे जल्दी से जल्दी रिकवरी करेंगे। तो वो उनका प्रोसेस क्या होगा? जाहिर बात है सारे जो योजना पास होंगे, जो झारखंड को बेचने का काम करेंगे, उनका रहेगा। और आपको ये बात कहना चाहेंगे, जो हमारा झारखंड जो 24 साल हो गया है, जो कहते हैं कि भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, खनिजों का गोदाम कहा जाता है हमारे झारखंड को, यहाँ पर वैसे स्टेट में हम लोग रहते हैं जहां पर कि खनिज की कमी नहीं है। जो भारत के 30% जो खनिज होते हैं वो हमारे झारखंड से आते हैं, फिर भी यहाँ की दशा क्यों है? आप देख रहे हैं बेरोजगारी भी उसी चरम सीमा पे है और गरीबी भी उसी चरम सीमा पे है। तो आप पहले हम इस तंत्र को हमको समझाने की कोशिश करेंगे, आपके चैनल से अपने व्यूअर को ये समझाने की कोशिश करेंगे। ये एक तरह से 5 चरण में 5 लेवल में ये माफिया तंत्र काम कर रहे हैं। सबसे नीचे में कौन है? वो छात्र हैं, वो पेरेंट्स हैं जो सोचते हैं कि पैसे के दम पे कुछ पैसा दे दिए जाएंगे और उसके बाद उनका नौकरी लग जाएगा। उसके बाद एजेंट कह सकते हैं या माफिया जो कहते हैं, जो हर एग्जाम के पीछे एक बोगलक तरह इंतजार करते हैं कि हमसे ज्यादा वो इंतजार करते हैं कि कैसे नोटिफिकेशन निकलेगा और कैसे वो 30 लाख 40 लाख में बेचेंगे एक सिस्टम से। ये समझ लिए कि नीचे से आपका सेकेंड में है। उसके बाद एजेंसी, आपके चैनल पे मैंने ये बात उठाया था मैम कि वो एजेंसी कौन सी है जो सतवत एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए, जो हाई कोर्ट में जो जाने के बाद मामला कि वो उस जो एजेंसी को आप ब्लैकलिस्ट किए थे, उसके बाद कौन सी एजेंसी आई है? पहले क्या होता था, एक सर्कुलर निकलता था, एक टेंडर निकलता था, वो सिस्टम ही खत्म कर दिया जेएसएससी ने। बताया नहीं चाह रहा कि कौन सा एजेंसी हमने रिक्रूट किया जो एग्जाम कंडक्ट करने के लिए। उसके ऊपर होता है आयोग और सबसे ऊपर होता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कार्मिक विभाग के डिपार्टमेंट के सबसे हेड हैं। तो आप ये देख रहे हैं 5 लेयर में 5 टायर में ये सिस्टम है। तो पीछे नीचे टायर में आपको छात्र हैं जो है, उसके बाद माफिया, एजेंसी और आयोग और हमारे माननीय मुख्यमंत्री। कल का जो इंसिडेंट हुआ, जो आप देख रहे हैं कि 1 घंटा ही नहीं हुआ पूरा पोल खुल गया। हमारे जो मुख्यमंत्री जी होते हैं वो कहते हैं कि ये देखिए ये लोग बीजेपी का एजेंट है। हमने आपको इस चैनल पे पहले ही आपको हम मेल कर दिए मैम कि मेरा एडमिट कार्ड आपको दे दिए हैं, हो सके तो मेरा एडमिट कार्ड आप दिखा सकते हैं। हम तो कोशिश करेंगे कि रोल नंबर आप मत दिखाइएगा, इन पे हम लोग को कोई विश्वास नहीं है, फिर भी मैंने ये दिखा दिया आपको। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट में आप 28 जनवरी को मेरा एग्जाम हुआ था हम लोग का, जब पेपर लीक का मामला आया था तो कैसे आनंद फानन में 1 दिन में ही एग्जाम को कैंसिल करना पड़ा। 4 तारीख का एग्जाम नहीं हुआ था मेरा, 4 फरवरी को गुमला में होने वाला था, तो वो मेरा एग्जाम कैंसिल हो गया था। उसके बीच में आपको एसआईटी का गठन हुआ। आपसे कुछ बात छुपा नहीं है मैम, आप मीडिया में सब बात है कि 7 से 8 महीना होने के बाद भी वो एसआईटी बनी थी, उसका क्या रिपोर्ट आया उसके बारे में कुछ नहीं। 7-8 जो है वो छोटे मछली हैं, जो मेन कल्प्रिट है, जो मेन मगरमच्छ है, उनको छुपाया जा रहा है। तो जब तक उनको नहीं पकड़ा जाएगा, जो
उनको नहीं पकड़ा जाएगा, जो एडमिट कार्ड पकड़ाए थे उनको डिबार नहीं किया जा सकता है, तो ये कल्पना से परे है कि हमारा एग्जाम फेयर होगा। अब उसके बाद हम लोग एजेंसी, हम लोग ये जो सरकार से भी हम उम्मीद नहीं किए थे कि इतना क्या कहते हैं बोल्डली रूप से आएंगे एजेंसी का डिफेंस में। तो जो एजेंसी आपका क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाती है ठीक से, वो क्वेश्चन पेपर का जो होता है वो सिलेक्ट नहीं कर पाती है, जो जैसा कि आपको देख रहे हैं कि मैथ का क्वेश्चन आप रिपीटेशन वर्ड बोलेंगे तो ये गलत होगा, कॉपी पेस्ट था मैम, यहाँ तक ऑप्शन चेंज नहीं था उसके बारे में। तो मैथ का क्वेश्चन, रीजनिंग का क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन, इवन यूपीएससी का सीट सेट से क्वेश्चन आके यहाँ प्रिंट आउट क्या कॉपी पेस्ट करते हैं विदाउट ऑप्शन चेंज किए हुए। तो जो एजेंसी आपका क्वेश्चन नहीं सिलेक्ट कर पाती है तो उनको क्या कहेंगे, एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी तो नहीं कहेंगे, कोई बालू बेचने वाली कंपनी को दे दिया गया है हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला। ये हो गया आयोग। अब चौथा चरण जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एसएससी आयोग है, वहां ऐसे ऐसे अधिकारी बैठे हैं जिनका खुद वो करप्शन के थ्रू वो वहां बैठे हुए हैं। तो उनसे हम लोग क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो हमारे जो एसआईटी रिपोर्ट है जो गवर्नर साहब ने बोले हैं तो वो फेयर देंगे। उसी में आपका हम लोग का जेसीसी का एग्जामिनर कंट्रोलर है कौन, आपका अरविंद कुमार लाल, किसी का हम पार्टिकुलर नाम यहाँ नहीं देना पाते हैं, पर आप सोशल मीडिया में पेपर में ये पूरा ये बात क्लियर हो चुका है कि उनका वो फर्स्ट जेपीएससी के छात्र थे, एस्पिरेंट थे, उन्होंने क्या उनका कॉपी सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका कॉपी चेक नहीं हुआ है, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर नहीं हुआ है और उनका सिलेक्शन हुआ है। तो जो आदमी, जो पर्सन, जो एस्पिरेंट बिना क्या कॉपी सिलेक्ट करके वहां इतने बड़े बड़े अधिकारी बने हुए हैं, वो क्या एसआईटी का रिपोर्ट पे वो हमारे साथ फेयर करेंगे, हमारे जस्टिस करेंगे? तो ये तो होगा। आप ये देख रही है आपका स्टूडेंट का भी वही कहानी है, माफिया का भी, एजेंसी का भी और आयोग का। और सबसे ऊपर में जो हमारे माननीय हेमंत सोरेन है, जो उनसे बहुत उम्मीद था, उनको पता नहीं है कि कितने आशा के साथ उस कुर्सी पे उनको बैठाया गया है। हम लोग छात्रों की इच्छा थी कि वो हमारे बड़े दादा हैं, वो हमारे साथ न्याय करेंगे, पर आज हम लोग क्या हो रहे हैं कि कल का ही इंसिडेंट देख ले रहे हैं। वो अपने क्या होता है जेएमएम का कार्यकर्ता बोलना पड़ रहा है, डायरेक्ट में बोलने में भी शर्म लगता है। कार्यकर्ता को लेके आते हैं, बोलते हैं कि वो हम अभ्यर्थी हैं और हमें जो प्रोसेस हम लोग पे अप्लाई करते थे वही वो कर रहे हैं। हमने अपना सबूत दे दिया कैंडिडेट होने के कारण। और तो ये सब पूरा सर्कुलर पूरा माफिया है मैम। और जो इरफान अंसारी बोलते हैं कि हिम्मत है तो एग्जाम कैंसिल कर पाए, ये इतने बड़े पोस्ट में है, उनको समझ में नहीं आ रही कि क्या कह रहे हैं। और इतना जो कुर्सी का जो पावर होता है वो बच्चों के हित में बात करिए। आप ऐसे तो हम एक छात्र हैं मैम, हम कह नहीं सकते हैं कि कौन पार्टी आने वाला विधानसभा में जीतेगी हारेगी, हम नहीं कह सकते हैं। पर ऐसा हमारा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए जो ये कहेगा कि हिम्मत है एग्जाम कैंसिल करके एग्जाम को रोक के दिखाओ। हम तो कहते हैं कि माननीय इरफान अंसारी जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर आप कटअप निकालिएगा और हमने एग्जाम दिया तो मेरा मार्क्स कितना आ रहा है ये बता दीजिएगा। उन लोगों का ये है, एजेंसी और आयोग मिलकर छात्रों को, जैसे यूपीएससी में होता है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट उनका मार्क्स भी बताया जाता है, जो लड़के फेल करते हैं उनका भी। और ये हम लोग मैम क्या कहते हैं कि 7 तारीख को हम लोग में जाके डीडीसी से मिलेंगे। तो वहां पर उसी क्रम में हम लोग 7 तारीख को बोकारो पे गए। वहां पर हमारे डीसी महोदया नहीं थी, तो हम लोग ने ये प्लान बनाया हम लोग छात्रों ने कि डीडीसी से मिलेंगे। तो डीडीसी से मिलने के क्रम में तो पहले तो गेट पे ही रोका गया कि आप लोग 5 लड़के नहीं जा सकते हैं। तो हम लोगों ने समझाया कि 5 लड़के हमको जाने दीजिए, सब छात्र ही हैं। तो हम लोग एंटर किए। वहां पर जैसे ही हम लोग डीडीसी के पास गए तो उनका पहला ही स्टेटमेंट था, अरे हम लोग छात्र हैं, अपने अधिकार के लिए जा रहे हैं, एटलीस्ट बैठने के लिए तो बोले। पर बैठने के लिए भी नहीं बोला गया। वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप तुम लोग क्यों आए हो, 2 दिन में रिजल्ट निकलने वाला है, ये एक 2 दिन में रिजल्ट निकलने वाला है और तुम लोग क्या ब्लैंक सीडी दे देते हैं। इतने बड़े पोस्ट में है, इतना डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी आपके पास है, आपको समझ में नहीं आ रही कि आप छात्रों के साथ कर रहे हैं। हम एक छात्र नहीं थे, हम पूरे झारखंड का हम अपने झारखंड और अपने बोकारो का प्रतिनिधित्व करके जा रहे थे। उनसे ऐसे नहीं बात करना चाहिए था। एटलीस्ट उनको बैठाते हैं और ये कहते हैं
कि हाँ आपका जो दर्द है हम अपने उच्च अधिकारी के पास पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमको ही पता है कि डीडीसी के पास इतना हम अपने माननीय मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं, डीडीसी को नहीं कर रहे, पर इस तरह क्यों बैठा रहे हैं, ऐसा क्यों बात कर रहे हैं? वो अब कहना पड़ेगा फिर दोबारा वही कि वो वही एजेंसी, वो वैसे ही अधिकारी होगा जो पैसा देकर एंट्री कर होंगे, तो उनको समझ में नहीं आता। जो आदमी स्ट्रगल करके बैठेगा उस कुर्सी पे ना, तो इस बात को एहसास रहेगा कि किसी क्या कैसे बात करेंगे। जिनको पता है कि हम पैसे के दम पे बैठेंगे, तो उनको समझ में नहीं आएगा कि कैसे छात्रों के साथ बात करना पड़ता है। और कहते हैं 2 दिन में रिजल्ट आएगा। एक तरफ जो जेएसएससी के सचिव हैं मैम सुधीर कुमार गुप्ता जी, वो कहते हैं कि आप एग्जाम 6.5 लाख लड़कों ने फॉर्म भरा था, 3 और 3.5 लाख लड़के ने एग्जाम में अपेयर हुए थे, तो उनका जो कॉपी है उसका OMR को जो रिपोर्ट तैयार करने में भी 1 से 1.5 महीना टाइम तो मिनिमम लगता ही लगता है, एक प्रोसेस है। और एक तरफ सचिव जी बोलते हैं कि 1 से 1.5 महीना टाइम लगेगा, और उनके अधिकारी हैं बोलते हैं 2 दिन में रिजल्ट आएगा। क्या चल रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि दोनों के बात में इतना डिफरेंस होगा। तो ये छात्रों के साथ पॉलिटिक्स ना खेलें। हम लोग पॉलिटिक्स नहीं किए, और हम लोग भी समझ में आता है। हम लोग अनपढ़ नहीं हैं, हम लोग बीएससी पढ़े हुए हैं, एमएससी, हम लोग मैथ ऑनर्स पढ़े हुए हैं, यहाँ पीएचडी के होल्डर हैं, वो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। आपका पॉलिटिक्स करना है, आप स्वतंत्र रूप से हैं, आप कर सकते हैं, पर बिल्कुल रवि, आपने पूरी तरीके से कैसे एक तंत्र इस पूरी प्रक्रिया में काम कर रहा है आपने उसको लेकर विस्तार पूर्वक बताया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि कहकशां ने बताया कि 14 तारीख को एक बार फिर से आंदोलन को और उग्र बनाने के लिए जो है हम लोग जा रहे हैं, और 14 तारीख को वो आंदोलन होना है। कहकशां, चूंकि आपसे एक सवाल ये भी रहेगा, चूंकि झारखंड निर्माण के जो हैं वो 23 साल हो चुके हैं, और इन 23 सालों में झारखंड में जब इस तरीके से परीक्षाएं हुई हैं, उन परीक्षाओं पर सवाल उठे हैं और कोर्ट कचहरी का चक्कर लगता रहा है। हमने पहले भी देखा था कि कई सारी परीक्षाओं में आप हमारे साथ लाइव आई हुई थी, और लगातार आंदोलन भी आपने किया था जेपीएससी के मामले को लेकर के, और आज जेएसएससी की परीक्षा भी विवादों में है, और आज भी आप आंदोलन कर रही हैं। इन सारी चीज़ों को कैसे देखती हैं? चूँकि एक लंबा वक्त निकल गया है, लेकिन अभी तक एक ऐसी प्रक्रिया सेट नहीं हुई है ताकि इस तरीके की चीज़ों पर रोक लग सके। हेलो जी कहकशां, आवाज आ रही है? जी भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रगल आपने देखा कि जेपीएससी की परीक्षा भी, जिस तरह से परीक्षाएं आज तक जितनी भी परीक्षा हुई है जेपीएससी 1 से लेके, जैसे कि अभी रवि जी बता रहे थे कि आपने देखा जेपीएससी 1 में क्या हुआ कि अरविंद कुमार लाल जैसे कई कैंडिडेट्स जिनकी कॉपियां तक चेक नहीं की गई, उनको मार्क्स दे के और किस तरह से गलत तरीके से उनका रिक्रूटमेंट होता है, और वो आज जो है वो जेएसएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर बने हुए हैं, वो एसआईटी के मेंबर बने हुए हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि फर्स्ट जेपीएससी से जो बुरा हाल रहा है, चाहे सेकंड हो, थर्ड हो, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, in fact all the JPSCs we have seen, not even a single exam was conducted with good intention or in a fair manner. तो मेरा सवाल यही है कि आखिर ऐसी क्या बात है? आपने देखा कि और भी संस्थानें हैं भारत में जो काम कर रही हैं, जैसे कि यूपीएससी, वो एग्जाम कंडक्शन कराती है पूरे इंडिया में। क्या आपने एक बार भी उस यूपीएससी के इंटेंशन पे लोगों ने, स्टूडेंट्स ने कभी सवाल उठाए हैं? उन्होंने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, एक भी एग्जाम ऐसा नहीं गया है जहां पे किसी को सवाल उठाने का मौका मिले इन टर्म्स ऑफ देयर फेयर कंडक्शन ऑफ एग्जाम। लेकिन जेपीएससी और जेएसएससी ही ऐसे क्यों हमेशा सवालों के घेरे में आता है? क्यों हमेशा जेपीएससी और जेएसएससी के साथ ही ऐसा होता है? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जेएसएससी खुद एग्जाम, वेयर एज वी नो दैट जेएसएससी इज एन ऑटोनमस बॉडी। ऑटोनमस बॉडी होने के बावजूद ये किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड प्राइवेट एजेंसी से एग्जाम कंडक्शन कराती है। अब ये बताइए कि जब एग्जाम कंडक्ट कोई तीसरी पार्टी करती है, तो इसने ये खेल इसीलिए रचा कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर हम ये जो सारा ब्लेम गेम है वो तीसरी पार्टी पे, अर्थात जो प्राइवेट एजेंसी है उस पे सारा मामला डाल दें। और आप देखिए कि जैसे ये जो सतवंत इंफोसोल प्राइवेट लिमिटेड है, जो उस पे जांच बैठती है, तो जेएसएससी उसको डीबार कर देती है 3 सालों के लिए।
फेयर इनफ, क्योंकि इसमें तो उसने जेएसएससी ने अपना पलड़ा झाड़ लिया और सरकार ने भी अपना पलड़ा जो है वो मजबूत कर लिया, ये कह के कि ये प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, प्रॉब्लम जो है प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से है, उन्हीं की वजह से पेपर लीक होता है, उन्हीं की वजह से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट माइंड यू कि जेएसएससी ने जब हायरिंग का प्रोसेस किया था तो उसने क्या क्या क्राइटेरिया रखी थी, किस किस बिना पे उसने इस जो थर्ड पार्टी है उसकी एंट्री कराई, और तीसरा कि जब ये डिपार्टमेंट जब इन्होंने अपने पल्ला झाड़ने के लिए डिपार्टमेंट का ऑर्डर निकाला तो डिपार्टमेंट 3 साल के लिए हुआ था। अब देखिए कि ये 3 साल डिपार्टमेंट में इन्होंने जब नगर पालिका का रिजल्ट निकाला, यही सेम एजेंसी कैसे वो डिपार्टमेंट ऑर्डर पास होने के बाद, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो डिपार्टमेंट ऑर्डर है ये हाई कोर्ट की तरफ से भी इस पे जो है मुहर लग चुकी है। हाई कोर्ट ने भी जेएसएससी के स्टेप को सही करार देते हुए इसको डिबार कर, ये जो सतवत इंफोसोल कंपनी है उसको डिबार कर दिया। अब ये डिबार्ड कंपनी नगर पालिका का रिजल्ट निकालती है और आप देखिए कि नगर पालिका में किस तरह से जो 90 सीट्स निकलते हैं उसमें आप देखिए कि रोल नंबर वाइज सीरियली जो है लोग पास कर जाते हैं। ये इज इट पॉसिबल? और दूसरा कि जैसे रवि जी ने अभी बताया कि आपने किसको कौन से पेपर में कितना मार्क्स आया है ये आपने जो है पब्लिक नहीं किया, वेयर एज वी सी कि इन ऑल द एग्जाम्स अदर देन जेएसएससी एंड जेपीएससी वी सी कि एक एक कैंडिडेट के मार्क्स जो है वो पब्लिश होते हैं कि किसने कितना मार्क्स स्कोर किया, बिकॉज ये स्टूडेंट का राइट है जानने का कि उसके मार्क्स आखिर कितने आए। तो जब एग्जाम कंडक्ट होता है ये इतना इनट्रांसपेरेंट होता है, इतनी इसमें घपलेबाजी दिखती है कि हम इसमें यकीन कर ही नहीं सकते कि ये इंस्टीट्यूशन बिना घपला के कोई एग्जाम करा सकती है। और मैंने जैसे पहले भी कहा था कि ये नेक्सस बना हुआ है। यू सी दैट दिस थर्ड एजेंसी, द हायर्ड एजेंसी फॉर कंडक्शन ऑफ एग्जाम्स हैज, मेरा जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये बताता है कि इस हायरिंग एजेंसी ने अपने मैं ये कह सकती हूँ कि ये पैसे देकर जो ये कहना मेरे उससे बहुत ज्यादा मॉरली अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता है, बट जो फैक्ट है मैं वो फैक्ट रख रही हूँ कि इस हायरिंग एजेंसी ने स्टूडेंट से पैसे लिए और ये जो है जेएसएससी को ये पैसे खिलाती है। जेएसएससी जो है अपर जो आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ झारखंड है उसको ये पैसे देती है। तो ये नेक्सस जो है ये विशियस साइकिल बना हुआ है कि गवर्नमेंट की स्टूडेंट से हायरिंग एजेंसी कंडक्टिंग एजेंसी, और उसके ऊपर फिर आप देखिए जेएसएससी, और उसके ऊपर आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। दीज आर द 4 इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन दिस काइंड ऑफ करप्शन। अब जब ये करप्शन का मामला हमें हर बार जब आप 16 से 24 उठा लीजिए, इन 8 सालों में एक बार भी जेएसएससी एक भी परीक्षा सही तरीके से कंडक्ट नहीं कराती है, तो इसमें हमें साफ तौर पर ये दिखता है कि इसकी मंशा नहीं है कि एग्जाम सही तरीके से कंडक्ट कराए। इसमें क्या होता है कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट हैं, जो एक्चुअली डिजर्विंग है, जो रात दिन लगा के अपनी तैयारी करते हैं, आप देखिए कि कितने गांव देहात पिछड़े इलाके से लोग निकल के अपने माँ बाप पर आश्रित होके एक छोटे से कमरे में 6 बाय 6 के कमरे में ये रहते हैं और किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। एक कमरे में 3, 4, 5 लड़के रहते हैं एक साथ। आप उनकी हालत देखिए, आप एनालिसिस कीजिए, आप जायजा लीजिए, आप खुद जाइए अपने कैमरे लेके और आपको दिख जाएगा कि इनकी हालत कितनी दयनीय है। अब इस स्थिति में ये तैयारी भी करते हैं और तैयारी के बावजूद जब इनको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता है तो फिर जो है कि लोग हताश निराश होते चले जाते हैं और उम्मीदें जो है सरकार से वो इनकी टूटती चली जाती है। तो मैं फिर से वही ऐलान कर रही हूँ कि आज भी अगर छात्र इन सब चीजों को देखने के बावजूद, समझने के बावजूद और अपने आंखों के सामने इस करप्शन को होता देख अगर आज भी आप चुप बैठते हैं, अगर आज भी आप अपने लिए आवाज नहीं उठाते हैं, तो माइंड यू देयर इज नोबडी हु विल कम एंड हेल्प यू। यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ। ऐसे एक कहावत है ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसलिए बात वही है कि खुदा भी तभी आपकी मदद करेगा जब आप खुद अपनी मदद करना चाहते हैं। यू आर इन्वॉल्व इन पूजा, यू आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटी, आई एम सॉरी, you are involved in other activities, personal activities, लेकिन you are not involved in something which is actually important for you and your future, and this is not for yourself, this is also for the generations to come। वो देखेंगे, वो इस माहौल में अगर जिस तरह से हमारे साथ हो रहा है, हम ब्लेम सीधे की सीधे ब्लेम अपने पहले वाले जनरेशन को करते हैं, इसलिए क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, उन्होंने उस तरह से पहल नहीं की, उस तरह से कवायद नहीं की।
आज हमारे ऊपर ये बात चली आई है, और आज अगर हम ये पहल नहीं करते हैं, ये बातें नहीं उठाते हैं, इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ते हैं, तो फिर आने वाली जनरेशन है वो भी इसी तरह से सफर करती रहेगी और फिर वो हमें ब्लेम करेगी। तो ये ब्लेम गेम चलता रहेगा, और जो यहाँ पे सरकारें, एक सरकार आएगी, दूसरी एक जाएगी, दूसरी आएगी, दूसरी जाएगी, तीसरी आएगी, लेकिन ये नेक्सस जो है वो खत्म होने वाला नहीं है। जो जितने रिसोर्सेज है, आप देखिए रिसोर्सेज का किस तरह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जिनके पास है वो ऑलरेडी अमीर होते जा रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो ये सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, एक हैव्स का है, एक हैव नॉट्स का है, एक जिनके पास बहुत है और एक जिनके पास बिल्कुल नहीं है। तो कम से कम सोसाइटी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो कवायद कीजिए, कम से कम सोसाइटी में अपनी डिमांड्स के लिए तो कवायद कीजिए, कम से कम अवेयर तो होना सीखिए, अपनी बातों को रखना तो सीखिए। अगर आप कमरे में बैठ के छुप के हताश और निराश होके सिर्फ गवर्नमेंट को चार आपस में ही मिलके चार बातें सुनाएंगे, तो उससे सरकार को कुछ नहीं होने जाना है, क्योंकि वो तो अपना काम करता रहेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी स्टेट मशीनरी उसके साथ है। कल भी जैसे कि आपने देखा कि जो मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापन देने गए थे जो लड़के, आपने देखा कि वो जो है, आपने दिखाया भी अपने चैनल में कि किस तरह से वो जेएमएम के कार्यकर्ता है। जब हम उन्हें पूछने गए सवाल, आप देखिए कि स्टेट मशीनरी कितनी स्ट्रांग है। उन्होंने हमें जो है, हमें रोकने के लिए पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दिया, और पुलिस आके हमें वहां से निकालने लगी। वेयर एज जिन लोगों ने गलत अफवाहें फैलाई, जिन्होंने गलत तरीके से मुख्यमंत्री को प्रोटेक्ट करना चाहा, उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है, और स्टूडेंट्स जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को पुलिस जो है वो धमकाती है और पीछे धकेलती है। तो वो इसीलिए क्योंकि आप में यूनिटी नहीं है, आप यूनाइटेड नहीं है, आप अलग अलग गुटों में बटे हुए हैं, और लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो जेएसएससी हो, चाहे वो जेपीएससी हो। दे आर टेकिंग बेनिफिट आउट ऑफ योर डिसयूनिटी। आप अलग अलग हैं, आप अलग अलग ग्रुप्स में बटे हुए हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। मैं बार बार एक ही कवायद करती हूँ, एक ही बात कहना चाहती हूँ। जेपीएससी 7 to 10 से मैंने ये आंदोलन शुरू किया था, और आज भी मैं वहीं पे खड़ी हूँ, लेकिन मुझे आज अपने साथ 4 लोग भी नहीं दिखते हैं। और अगर आप देखिए कि मेरी ये जो पहले ये जेएसएससी के सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो जेएसएससी का कुछ होने वाला उससे नहीं। क्योंकि आप देखिए जो लड़की जेएमएम की कार्यकर्ता है, उसने क्या कहा कि ये लोग जो है झूठ बोल रहे हैं, ये लोग जो है पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और अगर ये लोग इतने सच्चे होते तो ये 4 लोग बैठ के बापू वाटिका में आंदोलन नहीं कर रहे होते, लोग उनके साथ होते। तो भाई मैं उसकी बात को कैसे रोकूं, मैं उसकी बात का कैसे उसको डिफेंड करूं, मैं उसकी बात की कैसे अगेंस्ट हूं, और मैं अपने आप को कैसे डिफेंड करूं, अपनी कवायद को कैसे डिफेंड करूं, जब तक लोग मेरे साथ नहीं आते हैं, जब तक लोग जो है अपना अपना खेलना छोड़ के सेल्फिश इंटरेस्ट से ऊपर उठ के समाज के लिए कुछ करे। देखिए, ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, मैं 1000 बार एक ही बात कहती हूँ, ये मेरी लड़ाई नहीं है। मैंने तो इनफैक्ट ये जेएसएससी का, आई एम नॉट अ कैंडिडेट ऑफ जेएसएससी, बट आई एम अ कैंडिडेट। मैं कैंडिडेट हूँ, मैं जेपीएससी का एग्जाम लिखती हूँ, मैं कैंडिडेट हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं वो पीड़ित छात्रा हूँ जिसके साथ एक्चुअली अन्याय हुआ है, जो डिजर्व करती थी कि जेपीएससी में अगर फेयर तरीके से एग्जाम होता तो रिजल्ट में उसका नाम होता, जो डिजर्व करती है कि एक सुनहरे भविष्य को डिजर्व करती है। और मेरे जैसे ऐसे अनेक ऐसे छात्र हैं, आप देखिए सामने होनहार छात्र रवि बैठे हैं, हनी बैठी हैं, ये सब अपने आप में खुद ब खुद एक नायाब इंसान है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं ये, और ये कवायद कर रहे इसी की तरफ कि आप जो है डिजर्विंग है, और अपनी इस कंडीशन को बदलिए, अपने जो हालात है उसको बदलिए। आप अगर मेरिट रखते हैं तो फिर आपको मेरिट कैंडिडेट में आपको शामिल भी होना है, और उस शामिल होने के लिए आपको पता है कि ये जो भ्रष्टाचार है इस खिलाफ पहले आपको लड़ाई लड़गी। अदरवाइज आप साल 10 साल देंगे, एग्जाम रहेंगे, तैयारी करते हैं, माँ बाप के पैसे खर्च करते रहेंगे, लेकिन कुछ भी होने वाला नहीं है। और ये जो राज्य है हमारा, ये इसी तरह वर्ड से बैकवर्ड ही होता रहेगा। इसके बढ़ने के, उसके ऊपर उठने का तो सवाल ही आप छोड़ दीजिए। और ये जो आप समझिए कि जो फ्यूचर है का, वो हमारे कंधों पर है। वी आर द फ्यूचर ऑफ द स्टेट, वी आर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री, और हमारे रिसोर्सेस का इसे वेस्ट होना मेरे लिए और हमारे पूरे स्टूडेंट्स के, आप समझिए कि ये चिंता का विषय है कि स्टूडेंट्स अगर आज भी ये समझते नहीं हैं, अगर आज भी अपने अधिकार को नहीं पहचानते हैं, अगर आज भी वो ये सोचते हैं कि कोई और पहल कर देगा और मेरा फायदा हो जाएगा, तो लेट मी टेल यू, दिस
गवर्नमेंट इज वेरी स्ट्रांग, इसके पास स्टेट के सारे रिसोर्सेज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली दिस इज स्ट्रांग, पुलिस वाइज दिस इज स्ट्रांग। तो इसका सामना करने के लिए स्टूडेंट्स को ही मोबिलाइज किया जाना एक ऑप्शन है, उसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसी कवायद में एक नई पहल हमने की है, जो कि 14 तारीख को बापू वाटिका मोराबादी रांची में हमने 11 बजे से महाधरने का आयोजन किया है। और समझिए एक तरह से आक्रोश का महाधरना है, जिसमें हम मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने वाले हैं, जेएसएससी के तमाम जो करप्ट तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उनका पुतला दहन करेंगे। एक सिंबॉलिक होगा कि हम अब ये अन्याय नहीं सहेंगे और हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए। जी हेलो। ऐलान किया है उसके मायने जो है वो कई ज़्यादा है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक या दो लोग अगर आकर के आंदोलन करते हैं तो वो आंदोलन सफल होने वाला नहीं है जब तक पूरे स्टूडेंट सामने नहीं आएंगे और अपनी बातों को नहीं रखेंगे। एक बड़ी बात आपने कही है, मैं चाहूँगी हनी आप छोटे शब्दों में इसका जवाब दीजिए कि आखिर क्या वजह है कि छात्र जो है वो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, ताकि इसका कुछ समाधान निकल सके। और इसी वजह से आरोप लग रहे हैं कि जो गिने चुने छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो बीजेपी के एजेंट हैं या फिर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। आखिर इन आरोपों को किस तरीके से खंडन छात्र करेंगे और क्या वजह है कि किसी भी आंदोलन में हिस्सा जो स्टूडेंट्स हैं वो नहीं ले पा रहे हैं? बड़ी कोई अफसोस की बात है कि जो स्टूडेंट एक जो ठीक से उनको 3 दिन में 3 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता है, वो फिर भी एक कमरे में बंद होकर के एक उम्मीद के साथ पढ़ते हैं कि नहीं इस बार शायद कुछ अच्छा हो जाए, इस बार हमारे हक में कुछ फैसला आएगा। लेकिन फिर हमें आंदोलन करना पड़ता है, एग्जाम लिख लो फिर आंदोलन करना पड़ता है। अगर आंदोलन करने जाते हैं, अपने हक के लिए हम खड़ा होते हैं, तो हमें किसी दूसरे पार्टी का, किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी का, जैसे कि बीजेपी का, हमें एजेंट घोषित कर दिया जाता है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। और इसलिए कोई स्टूडेंट का मन होता है कि इंसान अगर 8 साल से अपना जद्दोजहद करके अगर वो पढ़ रहा है, अपनी जिंदगी में सोच कुछ करें, माँ बाप की, हम जब एक माँ बाप की जिम्मेदारी थे, लेकिन अब ऐसा हम बोझ बनते जा रहे हैं। आखिर हमारे भी माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, वो कब तक अपने इस बूढ़े और कमजोर कंधों में हमारी जिम्मेदारी उठाए घूमेंगे? वो हमारा ही फर्ज बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें। लेकिन ये सरकार जो हमें आश्वासन देती है कि हाँ इस बार कुछ अच्छा होगा, हम हमेशा जब इलेक्शन का टाइम होता है तो हमारे घर पे आती है, हमारे सामने आके बैठती है। लेकिन अगर हम सड़क पर उतर जाते हैं, अगर हम इनसे बात करने के लिए, अगर हमारे पर आफत आती है, हमारे साथ बुरा किया जाता है, वो भी इन सरकारों द्वारा ही, जो भी आती जाती सरकारें, इन सरकार के द्वारा ही ये जो रवैया हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, इसमें जब हम सड़क पर उतरते हैं, हम अपने लिए अपील करते हैं, हम अपने लिए मांग करते हैं, हम अपने लिए जब कुछ सही चीज का जो भी अपने हक मांग करते हैं, तब ये सरकार हमें बीजेपी की पार्टी कह देती है, बीजेपी की एजेंट कह देती है। और ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इस राज्य का युवा जो इस देश का भविष्य है, और आने वाले जो कल के बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी हमारे देश की मुस्तकबिल है। लेकिन अगर उनके साथ इस तरह से छल कपट किया जा रहा है, हर बार हर तरह से, आज 24 साल हो चुके हैं झारखंड को बने हुए, लेकिन आप बताइए कि 24 साल में कितने एग्जाम हैं जो फेयर तरीके से हुए हैं? कितने एग्जाम के लिए हमें सड़कों पर नहीं उतरा है? कितने एग्जाम में पेपर लीक नहीं हुआ है? कितने एग्जाम में बिके हैं और सीट्स नहीं बिके हैं? कितने एग्जाम में ऐसा हुआ है कि झारखंड के बच्चे रहे हैं? सरकार ने क्या कहा था कि 2024 नियुक्तियों का वर्ष होगा। सरकार किस तरह से कहती है कि ये नियुक्तियों का वर्ष है? ये तो छल कपट का वर्ष है, हमारे साथ बुरा व्यवहार का वर्ष है, हमें इन झारखंडियों को कुचलने का वर्ष है। अपने पैरों तले रोंद रहे हैं ये नेता, ये जो सरकार है, ये जो एजेंसी है। ये संघर्ष और आंदोलन का वर्ष है। हमें अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। कहा जाता है कि अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, तो कलम उठाओ, कॉपी उठाओ और किताब उठाओ। हर माँ बाप यही चाहते हैं, लेकिन नहीं, अब का नारा कुछ और होगा, अब की लाइन कुछ और होगी कि नहीं, पढ़ो, उसके बाद फिर लड़ो, सड़कों में उतरो, लड़ो, उसके बाद फिर तुमको न्याय मिलेगा, अपना हक मिलेगा और फिर रोजगार मिलेगा। क्योंकि ये जो सरकार है, ये बस
ये चाहती है कि बस किसी तरह से ये पैसे कमाए, ये छल कपट करे और अपनी पेटी भरे। ये हर बार का मामला है। 24 साल में, इन 24 साल में एक भी बार ढंग से एग्जाम नहीं हुआ है। अगर झारखंड में नियुक्ति कुछ तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नियुक्ति नहीं हो रही, लेकिन नियुक्ति तो हो रही है झारखंड में, लेकिन इसमें झारखंडियों की संख्या कितनी है? सरकार से मेरा ये सवाल रहेगा कि इसमें झारखंडियों की संख्या है, आप ये बताइए। बाहर के युवा बिल्कुल, ये जो सरकार है उस सरकार को छात्रों को नज़रअंदाज करना है और फिलहाल सरकार छात्र आंदोलनरत हैं और सरकार मैया सम्मान योजना की राशि जो है वो लोगों को वितरित करने में लगी हुई है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही है, ऐसे में ये आंदोलन भी उग्र हो रहा है। कहकसा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हनी आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रवि, आपसे एक आखिरी सवाल यही रहेगा कि इरफान अंसारी जो अक्सर ही छात्रों के आंदोलन में हमेशा से आगे रहे हैं, जब वो विधायक थे, लेकिन मंत्री बनने के बाद उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि रिजल्ट जल्द प्रकाशित होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। मैम, ये बोलना चाहूंगा मैम कि माननीय इरफान अंसारी ने जो स्टेटमेंट दिया वो कितना देता है हम छात्रों को, और उनको समझ में नहीं आता। हम अपने माननीय राहुल गांधी जी से कहना चाहेंगे, कैसे कैसे आप मंत्री बनाते हैं, अपने स्टेट में विधायक है, जो उनको छात्रों को दिल को छानने का उनको अधिकार मिला हुआ, उनको बोलना है क्या बोलना है ये समझ में नहीं आते हैं और इतने बड़े बड़े पद पे हैं, तो ये दुख की बात है। और एक बात बोलना चाहूँगा मैम, पूरा जो हमारा देश है ना, वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से चलता है, और जो संविधान है एक तरह से विश्वास से चलता है। जो ऊपर बैठा हुआ जो इंसान है, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वो हमारे लिए सोचेगा, वो न्याय करेगा। पर आप ये देख रहे हैं कि ऊपर बैठा हुआ जो इंसान है वो एक तरह ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट है। आज के हम डाइट आयोग पर ये ब्लेम लगाते हैं। आपका काम है एग्जाम कंडक्ट कराना, आप पे ट्रस्ट ही नहीं रहा बच्चों का। ये मेरी गलती नहीं है, ये आपने अपने इतिहास में इस बात को साबित किया कि आप पे कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता। आप ये जेसीसी सीजीएल का बात में आप नहीं है मैम, ये हर एग्जाम यहाँ पे निकलते हैं। पीजीटी का मामला होगा, आपका क्या कहते हैं म्युनिसिपैलिटी का होगा, ये टेक्निकल का डिपार्टमेंट का, यानी जितने भी एग्जाम आ रहे हैं उसमें यही हो रहा है। आपको ना कटअप बताना है, ना आपको स्कोर कार्ड रिलीज करना है। ये आपने भी एग्जाम कभी भी, तो वो एग्जाम भी करता है, कौन आदमी सिलेक्शन हो जाता है, ये आयोग कुछ भी कर सकती है। बिना एग्जाम में बैठे हुए भी इंसान वहां पर क्या कर सकते हैं, कोई जानता ही नहीं कि उसमें चल क्या रहा है आयोग में। तो ये हमारा सारा ब्लेम है आयोग पर है। तो सरकार को भी इस बात को साबित करना चाहिए, और वो आप ये पूरा जो सर्कुलर है उसमें आप सबसे पहले आयोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री को करना क्या चाहिए, पहले उनको हम छात्रों का विश्वास जीतना होगा। और वो विश्वास कैसे जीतेंगे, पहले वो एग्जाम को 21 और 22 को एग्जाम को कैंसिल करें। ये आपके ईगो और किसी का इमेज का बात नहीं है मैम, भविष्य हमारे झारखंड का भविष्य के बारे में है। जो छात्र हम लोग एग्जाम आपसे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, एक फेयर एग्जाम मांग रहे हैं। हमको पता है कि 6 लाख लड़के 3.5 लाख लड़के में मात्र 2000 सीट है, यानी आप कह सकते हैं 0.3% तो यहाँ वैकेंसी है। तो हमको भी पता है कि इतना बड़ा कंपटीशन इतना आसान नहीं है। हम चाहते हैं फेयर एग्जाम होगा, जो कैंडिडेट वो सेलेक्ट होके वहां जाएंगे वो योग्य होंगे। जो आदमी अपने योग्यता के दम पे वो पोस्ट लेगा ना, तो वो झारखंड को संवारेगा, और बिना पैसे वाला आदमी जाएगा वो झारखंड को बेचेगा ही बेचेगा। तो सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि पहले वो क्या करें, एग्जाम को कैंसिल करें 21 और 22 में। और दूसरा काम करना चाहते हैं, क्या कहते हैं, एक विधेयक लाए थे, एक कानून अधिनियम लाए थे, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम 2023। उसमें आप उनका जो अधिनियम आए थे, तो हम लोग को भी विश्वास था, छात्रों पे विश्वास था कि अब तो एग्जाम कोई भी अनफेयर नहीं होगा, क्या कि इतना सर्कुलर ही टफ था। आप ये समझ सकते हैं मैम, 1 साल से 10 साल तक का जेल का प्रावधान है उसमें। आप 5 लाख से 10 करोड़ तक के लिए, तो वो किसके लिए है? वो माफिया है जो लड़के एग्जाम में पैसे देके जाते हैं, पकड़िए ना उनको,
उनको ये साबित करिए ना कि हम छात्र के साथ में हैं। वो जो एडमिट कार्ड पकड़ाए थे, अभी हम लोग एग्जाम देने आए थे 21 और 22 सितंबर को। उसी दिन में क्या हुआ, लोहरदगा के एसपी जी कितने अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेशन बना के, धनबाद के एसपी से कितना कोऑर्डिनेशन बना के उनने 2 कैंडिडेट को पकड़ा था। एक बोकारो का रहने वाला था, एक बिहार का रहने वाला था। उनके हाथों में क्या कहते हैं, बहुत सारे चेक मिले थे और एडमिट कार्ड मिले थे। तो वो लड़के कहाँ गए? आपको हम छात्र चाहिए कि जो सरकार है वो हमारे लिए काम कर रहा है, पर हो रहा है उल्टा। उसके मंत्री जो है वो खुले चैलेंज करते हैं छात्रों पे। चैलेंज हम छात्र कर ही क्या कर सकते हैं? अगर सिस्टम चाहती है कि हम करप्शन के थ्रू में हम वहां पे सीट क्या कहते हैं भरेंगे, तो हम छात्र कर क्या सकते हैं? हम तो अपने हक अधिकार के लिए डिमांड ही कर सकते हैं, सरकार के साथ अनुरोध कर सकते हैं। और कसा में हमको दीदी को बोलना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं है। हम लोग पूरे हजारों लड़के बोकारो से आ रहे हैं 14 तारीख को उनको साथ देने के लिए। मैम सुबह से लेके 11 बजे से रहती है, हमारे साथ में रहती है। अभी हमने क्या कहते हैं 7 तारीख को हम आना पड़ा बोकारो में। जब यहाँ के लड़के लोग बोले कि हमको डीसी मैम से मिलना है, तो भैया आप आइए, आप हमारा साथ दे। तो मैं घर आया हूँ। तो हम मैम को यही बोलना चाहते हैं कि मैम अकेले नहीं है। वो जो लड़की थी वहां पर जो मिलने कल गई थी, पूरा प्लान वे में जो जेएमएम के कार्यकर्ता गए थे, वहां पर बोले थे कि बापू वाटिका में कुछ लड़के हैं। एक चीज यहाँ पे स्पष्ट हो गई कहकसा कि जो छात्र हैं वो आपके साथ हैं, भले ही अभी आकर के आपके आंदोलन में बैठ नहीं पा रहे हैं, हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन 14 अक्टूबर को जो आंदोलन आप लोगों की ओर से किया जाएगा उसमें छात्र बड़ी संख्या में उसमें शामिल भी होंगे। और साथ ही लाइव इंडिया हर्पल भी आप लोगों से अपील करेगा, क्योंकि इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने तब से की है जब परीक्षा अभी हुआ भी नहीं था और परीक्षा होने वाली थी और होने से पहले ही विवादों में आ गई थी। तो ऐसे में लाइव इंडिया लगातार जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता और इसका कोई अंजाम नहीं निकल आता, तब तक इस खबर से जुड़ी तमाम जानकारियां अपने दर्शकों तक पहुंचाती रहेगी और स्टूडेंट्स की आवाज़ के साथ खुद आगे चलती रहेगी। धन्यवाद रवि हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही कहकशा आपका भी धन्यवाद, और साथ ही एक और हमारे साथ छात्र जुड़ी थी, आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि वक्त की कमी है, लेकिन लाइव इंडिया हर्पल जो है वो अपने दर्शकों से यही अपील करेगा कि जो ये आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में छात्रों को अपना समर्थन दे, ताकि इन छात्रों का भविष्य सुधरे। और अगर इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है तो ये युवा पीढ़ी के साथ खिलवाड़ होता है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर्पल। नमस्कार।